हेलो बच्चों, जैसे कि अब हम जानते हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का एग्ज़ाम अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्च या अप्रैल में होने वाला है। तो आप लोग की सुविधा के लिए अब हम चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस हम आप लोग को प्रोवाइड करा सकें, ताकि आप लोग आसानी से उसे हल करें और समझें कि हाँ, हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए हम आते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो लास्ट के 5-7 सालों में आए हुए हैं, ठीक है ना। जो आपको 10 सालों में, एक्चुअली 10 सालों में 2011 से लेकर के और 2020 तक के जितने भी प्रश्न पत्र है उसको ढूंढने के बाद हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, पहले चैप्टर से आते हैं। तो पहले चैप्टर का जो सबसे ज़रूरी प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न था कि हमारा मस दिया हुआ था एच, लस दिया हुआ था एल, ठीक है ना, तथा पहला व्यंजक दिया हुआ है ए। तो हमको ज्ञात करना है दूसरा व्यंजक, हमको जैसा कि दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मस गुणे लस मिला के होता बराबर होता है पहले व्यंजक तथा दूसरे व्यंजक के गुणनफल के बराबर। तो हम मस की जगह एच रखेंगे, लस की जगह एल रखेंगे तथा पहला व्यंजक हमको पता है ए। तो ए गुणे हमको दूसरा व्यंजक पता नहीं है, तो दूसरा व्यंजक हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो एच इंटू एल एच एल हो जाएगा और यहाँ ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा एच एल अपान ए, ये हमारा दूसरा व्यंजक। तो हम इस तरीके से हम अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि 272 तथा 1032 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करना है। कि बच्चों, जैसे कि आप लोग बचपन में मतलब क्लास 6-7 में भी आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ निकालने के आसान से आसान तरीके, जिसमें से एक हमारा था यह विभाजन विधि। विभाजन विधि जिसको भी पता होगा वो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आसानी से हल कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे करेंगे कि 272 जो छोटी संख्या होगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसको अंदर रखेंगे, ठीक है। तो 272 से हम 1032 में भाग देते हैं। 272 का 3 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 816 आएगा। 1032 में से 816 घटाने के बाद 216 बचेगा। ऐसे ही 216 का फिर से हम जो यहाँ पे मान था उसको हम फिर इस बॉक्स में लेके आएंगे। अब यहाँ पे 216 से फिर 272 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 56 फिर शेष रह जाएगा। 56 से फिर हम 216 से 216 में भाग देंगे, तो 56 का 216 में भाग देना है। 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 168 आएगा। अब 216 में से 168 अगर घटा दिया जाए तो हो जाएगा 48। अब 48 जो है उससे 56 में भाग देना है, तो 48 एक बार जाएगा, यहाँ पे शेष बचेगा आपका 8, ठीक है। 8 से अब 48 में आपको भाग देना है, तो 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे हमारा शून्य हो गया, मतलब कट गया। अब हम जानते हैं कि हमको जो प्रमेयिका जो सिद्ध करनी होती है उसको हम दिखाते हैं इस फार्मूले से। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ की जो संख्याएं दी गई हैं वो है, जैसे 1032 और 272। तो जो हमारा यहाँ पे ए है, ए की जगह पे हम वो बड़ी संख्या 1032 रखते हैं और बी जिससे हम भाग देते हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। और क्यू क्या है, क्यू हमारा कोसेंट, इंग्लिश में जैसे कहते हैं क्यू का कोसेंट। तो ये कोसेंट क्या है, जो यहाँ पे हमारा भागफल होता है, ठीक है ना। भागफल जो होता है वो है यहाँ पे क्यू। और आर का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब कि जो शेषफल बचता है। तो यहाँ पे जो हमने 216 बचा, फिर 216 से हमने भाग दिया, तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ये काम करता है। अब यहाँ पे जो हमारा मान है, अब देखिए मान में बदलाव कैसे होता है, जो बी था वो ए के जगह पे आ गया, ठीक है। और जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था वो फिर से बी के जगह पे आ गया। ऐसे ही मान बदलता जाएगा, हमने जो जो किया है उसी को लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे 1032 बराबर 272 गुणे 3 धन 216। फिर यहाँ पे 272 को जो दूसरा भाग दिया है हमने, तो 272 को यहाँ नोट किया, 216 गुणे 1 धन 56, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे वाले भाग में देखिए आप, यहाँ पे 216 को हमने यहाँ पे लिखा 56 गुणे 3 धन 48। ऐसे ही करते चले आएंगे। और जब यहाँ पे जब आर का मान शून्य हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ, आर का मान शून्य हो जाए
तो b बराबर 8 ही हमारा HCF होगा। तो जो यहाँ पे मान आया रहेगा, जो यहाँ का मान होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम अभी आपको देंगे, उसे भी आप हल करेंगे, ठीक है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा कुछ इसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि √3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, यह हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, यह हमको ज्ञात करके बताना होता है कि है या नहीं है। तो √3, √5, √2 ऐसे बहुत सी संख्या है, √13, √7 कोई भी संख्या दे सकती है। तो आप इसे हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं देखते हैं। दिया हुआ है माना √3 एक, पहले हम क्या करेंगे, हमको प्रश्न में दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसकी विपरीत पहले मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय मानेंगे, अगर ये परिमेय नहीं हुआ तो इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो √3/1, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या है उन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो √3/1 इतना तो हो गया, बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं, तथा यह भी ध्यान देना है कि इस p और q का HCF मतलब महत्तम समापवर्त इसका 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो संख्या हम परिमेय में संख्या में लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटे मान में रखेंगे, उसका कोई भी महत्तम समापवर्त और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √3/1 बराबर p/q के फॉर्म में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1, यहाँ पे p²/q², ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, q का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ पे p² बराबर हो जाएगा हमारा 3q², ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब थोड़ा बताइए बच्चों, यहाँ पे p² बराबर 3q² दिया हुआ है, मतलब जो p² है वो इस 3 से भाग दिया जा सकता है, मतलब विभाजित हो सकता है, अर्थात p² जो है वो 3 से विभाजित है। अब बताइए p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। जैसे कि हम मान लें, अगर p का मान मान लीजिए कि 5 है, ठीक है ना, तो 5 अगर इसका स्क्वायर करें हम, ठीक है, तो 25 होगा ना, ठीक है। तो अगर यह 25 अगर 5 से विभाजित होता है तो ये जो मान यहाँ पे 5 है ये भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान दिया हुआ है इसका अर्थ हुआ कि p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि p का मान 3s के बराबर, क्योंकि 3 से विभाजित है तो 3 का गुणांक लेकर के कोई भी यहाँ पे एक मतलब चर संख्या रख सकते हैं कि हाँ इसका गुणा करने पे मतलब p का मान के बराबर होगा, ठीक है। तो p बराबर मान लिए 3s है, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p² बराबर 9s² होता है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये p² हो जाएगा, तो 9s² हो जाता है। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमको जैसे पता है, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, p² बराबर 3q², तो हम क्या करेंगे, इस p² की जगह पर हम ये 3q² रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब 3q² रखते हैं, तो ये हो गया 3q² बराबर 9r², 3 से 9 3 बार में कट गया, यहाँ पे हो गया q² बराबर 3r², अर्थात q² भी 3 से विभाजित होगा। तो q² भी 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था यहाँ पर कि p और q का HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो p 3 से विभाजित है और यहाँ देखा जाए तो q भी 3 से विभाजित है, अर्थात इनका HCF तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है ना। इनका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है, हमको 1 के बराबर लाना था। इसका मतलब यह जो अवधारणा है यह क्या है, विपरीत है। हमको